अपनी झलक को दिखा के न जाने वो क्या करती थी। जो कुछ केस हुए हैं वहाँ पे तो ये पता चला था कि एक जो लड़की है, जिस लड़की की आत्मा वहाँ घूमती है, जो भटक रही है, वो लड़की उन बच्चों के सर और धड़ घुमा दिया करती थी, उनको ख़त्म कर दिया करती थी। और फिर उन बच्चों का जब शरीर मिला करता था तो पता चलता था कि इन बच्चों को ज़बरदस्ती इनके शरीर को तोड़ा गया है, मरोड़ा गया है। ऐसे ही कई बच्चों की मौतें इसने ली। जय श्री राम, जय श्री श्याम, हर हर महादेव। उस गर्ल्स हॉस्टल में कुछ पुराने समय से काफ़ी कुछ चीज़ें चलती आ रही हैं। उस गर्ल्स हॉस्टल में रूम नंबर 307 था, जिस रूम में एक लड़की की मौत हो गई थी। अब ना जाने उस लड़की की मौत हुई कैसे थी। उसका पैर फिसला था या उसकी जान किसी और वजह से गई थी अपने रूम में। किसी का कोई षड्यंत्र नहीं था, किसी ने किसी की कोई जान नहीं ली थी। उसके बाद से वो हॉस्टल धीरे धीरे हॉन्टेड होने लगा। धीरे धीरे वो लड़की लोगों को दिखने लगी, उसकी आत्मा लोगों को परेशान करने लगी। धीरे धीरे करके वो आत्मा इतना भयानक रूप ले लिया करती थी कि जितनी लड़कियां, जितने बच्चे वहां आया करते थे, वो सारी लड़कियां डर के सहम जाया करती थी अपने अपने कमरों में। वहाँ तो इनफैक्ट ये भी बोला जाता था, जो वहाँ के पुराने लोग थे, जो वहाँ के सीनियर्स बच्चे थे, जो वहाँ के वार्डन थे और जो वहाँ के मेस वाले थे, वो सब नए बच्चों को यही बोलते थे कि यहाँ पे तुम 2:30 बजे के बाद बाहर कॉरिडोर में बिल्कुल मत निकलना। यानी कि अपने रूम से बाहर निकल के वॉशरूम भी तुम मत जाना। आखिर ऐसा है क्या कि वहाँ उनको मना किया था कि बाहर 2 बजे के बाद चाहे कुछ भी हो, चाहे किसी की भी आवाज़ आए, ना ही तुमने अपने रूम का दरवाज़ा खोलना है और ना ही बाहर निकलना है कॉरिडोर में, चाहे कुछ भी हो जाए। आखिर ये है कैसी मिस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं इस हादसे को। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रो। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन बटन से हमारी वीडियो डायरेक्ट आप तक पहुँच पाएगी, नहीं तो भीड़ में ही कहीं खो जाएगी। आप यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, उससे हमें सपोर्ट मिलता है। तो हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त शिवम शर्मा, और आप देख रहे हैं भगवान और तीसरी शक्ति, और भगवान और तीसरी शक्ति 2.0, जहां पे मैं आपको कुछ ऐसे भगवान के चमत्कार और कुछ ऐसे तीसरी शक्ति से जुड़े हादसे, जो कि हमारे सब्सक्राइबर्स की लाइफ में उनके अतीत से जुड़े हैं, कुछ ऐसे भयानक दर्दनाक हादसे जो तीसरी शक्ति से रूबरू कराते हैं। तीसरी शक्ति यानी भूत, प्रेत, पिशाच, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसी ही कुछ शक्तियों से, ऐसे ही कुछ उनके हादसों से हम आपको रूबरू कराते हैं अपने इस छोटे से चैनल से, अपने ढंग से, अपने तरीके से आपके सामने लाते हैं। आपको अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, बुरा लगे या जैसा भी लगे कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई हादसा हमसे शेयर करना, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं फेसबुक एंड इंस्टाग्राम का और उनके पेजेस का भी, जो कि भगवान और तीसरी शक्ति के हैं। आपका मन जहां आपका करे आप वहां जाएं, हमसे अपना हादसा शेयर करें। काफ़ी सारी वीडियोस हमारी फेसबुक पे भी डाली जा रही हैं, भगवान और तीसरी शक्ति के पेज पे। ये हादसा मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजा है, जो कि हमारे नए सब्सक्राइबर हैं और हमसे जुड़े हैं, और हमसे जुड़ने के लिए उन्होंने अपनी लाइफ का एक हादसा हमसे शेयर किया, जो उनके हॉस्टल रूममेट के साथ हुआ था, जो उनके दोस्त के साथ हुआ था। यह हादसा जिनके साथ हुआ उनका नाम तो हम बता देंगे, पर जिन्होंने हमें भेजा हम उनका नाम नहीं बता पाएंगे, कुछ प्राइवेसी रीजंस की वजह से। यह हादसा असम के गर्ल्स हॉस्टल का है, जो कि गवर्नमेंट हॉस्टल है। ये जो बिल्डिंग है ये ब्रिटिश टाइम की बनी हुई है, जो कि आप समझ सकते हैं कि काफ़ी सालों पुरानी है। यहाँ पे कई सालों से कई चीज़ें, रैगिंग वगैरह और बहुत कुछ होता आ रहा है।
आपको पता ही है, हॉस्टल्स में कई स्टेट से बच्चे जाते हैं अपनी पढ़ाई को पूरी करने, बट किसी न किसी की ज़िंदगी ऐसी हो जाती है कि न जाने कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं या फिर किसी के साथ षड्यंत्र रच के किसी की ज़िंदगी में जानबूझ के बहुत कुछ गलत कुछ हो जाता है, कोई दूसरा कर देता है। तो जब पता चला हमारे सब्सक्राइबर को, क्योंकि वो उसी हॉस्टल में रहा करते थे, जब उनको पता चला कि यहाँ एक एंटिटी ऐसी है या एंटिटी है कि क्या है, उन्हें बस मना किया गया था कि बाहर नहीं निकलना है। कहीं ना कहीं से उनके कानों में खबर आ ही चुकी थी कि कोई ऐसी एंटिटी है जो बच्चों का सर घुमा देती है, जो इन बच्चों का धर घुमा देती है, शरीर अलग और सर अलग घुमा देती है। एक ऐसी खबर, एक ऐसी चौंका देने वाली खबर बन चुकी थी हॉस्टल के अंदर कि हर एक बच्चे के जहन में बैठ चुका था ये दृश्य कि अगर उनके साथ ऐसा कुछ हो गया तो। ये हादसा जिसके साथ हुआ उसका नाम है रितिका, और यह हादसा जिसने मुझे भेजा उसका नाम है अंकिता। अंकिता एंड रितिका दोनों दोस्त थे। हाँ, अंकिता मैंने अपनी तरफ से नाम दिया है क्योंकि उस सब्सक्राइबर ने हमें अपना नाम आप लोगों से शेयर करने के लिए मना किया है। ये लोग फर्स्ट ईयर में थे। उस बिल्डिंग का अतीत बहुत भयानक था, बहुत खतरनाक था, बहुत ही दर्दनाक था। वहाँ की जो बिल्डिंग जैसे वो बनी हुई है, लंबी कॉरिडोर्स, लंबे लंबे कमरे, लंबे लंबे पिलर्स, बहुत कुछ ऐसा था जो दर्शाता था कि ये वाकई में बिल्डिंग बहुत सालों पुरानी है। वहाँ की ऐसी विंडोज हुआ करती थी जो बजा करती थी। ये इस बिल्डिंग का ही कुछ राज है, कुछ समझ नहीं आता है। वो बिल्डिंग तो बंद है पर वो जगह ज़रूर है। वहाँ के आस पड़ोस के लोग उस चीज़ को जब महसूस करते हैं, क्योंकि वो चीज़ आए दिन हर किसी को दर्शा देती है, अपनी झलक दिखा देती है आए दिन। आज भी वो चीज़ है वहाँ पे, वो हॉस्टल, वो बिल्डिंग आज भी है। वो लोग जो वहाँ के लोकल हैं, जब जब वो देखते हैं वो भी सहम सा जाते हैं कि न जाने ये बच्चों की ज़िंदगी में अचानक से ये क्या आ गया था जो अब हमारे इस गांव में है, जो अब हमारे इस जगह पे है। अंकिता और रितिका को रूम नंबर 307 मिला था। वैसे तो अंकिता और रितिका अलग अलग स्टेट से थीं, बट फिर आपको पता ही है कि वहाँ जाते हैं तो दोस्त बन ही जाते हैं। तो ऐसे ही ये दोनों दोस्त बन चुके थे क्योंकि एक सेम रूम में थे, रूममेट्स थे। एक लड़की और थी शायद, वो भी इनकी फ्रेंड थी। अब जिस दिन इन लोगों ने हॉस्टल ज्वाइन किया, ये लोग मेस में गए। मेस में जैसे होता है कि सब बच्चे एक दूसरे से जानकारी कर रहे होते हैं, एक दूसरे का नाम पूछ रहे होते हैं आप कहाँ से आए हो, कौन सी स्ट्रीम में हो, क्या पढ़ने आए हो, है ना, किसके साथ रह रहे हो, कौन सा रूम है। बच्चे एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं, कुछ जान पहचान और निकालने के लिए, कुछ दोस्ती, कुछ नज़दीकियाँ और बढ़ाने के लिए। पर वहीं कुछ सीनियर्स जो बैठे थे, ये बोला कि न्यू कमर्स जितने भी नए बच्चे आए हैं वो सब हम उनको बता दें कि रात को 2 बजे के बाद बाहर मत निकलना। बस उन्होंने इतना बोला कि बस बाहर मत निकलना, यहाँ रात को 2 बजे के बाद कॉरिडोर में घूमना मना है, अपने कमरे से बाहर मत निकलना। अब इन लड़कियों ने, कुछ बच्चों ने पूछा कि क्या हुआ सर, मैस वाले सर से पूछा, वार्डन सर से पूछा, उन सीनियर लड़कियों से पूछा कि दीदी बताओ ना क्या हुआ। कोई किसी ने कुछ नहीं बताया, सब ने टॉपिक चेंज कर दिया था। अब उस रात ये लोग सो गए थकावट में, तो इनको पता नहीं चला शायद कि रात को कुछ हुआ भी था या नहीं। बट अगले दिन जब ये लोग सब कुछ अपना सेटअप वहाँ कर रहे थे, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। अगले दिन संडे था, संडे के दिन ये लोग मौज मस्ती कर रहे थे। दिन भर में तो पता नहीं चला, पर जब रात आई, सो तो रहे थे, बट अचानक से ही 2 बजे के बाद आवाज़ आई खिड़की के बजने की। अचानक से ही इनके रूम के विंडो के बजने की आवाज़ आई, जो कि खुल के बार बार बज रहा हो। अचानक से तेज़ तेज़ हवा उनके कमरे में घुस रही थी, जैसे बहुत तेज़ आंधी चल रही हो। अचानक से पैरों की आवाज़ आने लगी, जैसे कॉरिडोर में कोई हो और इनकी तरफ आ रहा हो, इनके कमरे की तरफ आ रहा हो। तो रितिका उस वक्त उठती है और अंकिता को हिलाती है। अंकिता बोलती है क्या हो गया, रात में क्यों परेशान कर रही है, तू सो जाना, तू सो क्यों नहीं रही है। तो रितिका बोलती है बहन बहन मेरे को लगता है बाहर कोई है। अरे कोई नहीं है, देखना वो वॉशरूम यूज़ करने जा रहे होंगे। बहन बहन मुझे तो लगता है कोई है।
अरे नहीं बाबा रितिका तू सो जा। तो ये लोग वापस सोने लगते हैं, बट रितिका का ध्यान उस दरवाजे पे होता है, इनके कमरे के दरवाजे पे। इनके कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा नीचे से ऊपर होता है, जहाँ पे गैप नज़र आ रहा होता है। अगर सामने से दूसरी तरफ से कोई दरवाजे पे अगर खड़ा है तो उसकी शैडो नीचे नज़र आ रही होती है, उसके कदमों की, उसके पैरों की जो शैडो होती है वो नज़र आ रही होती है। बट इसने नोटिस किया कि वो जो चीज़ थी, जो भी इंसान था या जो भी था, वो चल के सीधा इनके कमरे के दरवाजे के पीछे आके रुक चुका था। इसने अंकिता को फिर से उठाया। बहन बहन वो जो भी है ना हमारे दरवाजे पे खड़ा है, बहन क्या करना है? अरे बहन तू सो जा, वो वैसे ही होगा। नहीं नहीं बहन, मैं इसकी शैडो देख पा रही हूँ नीचे से, इसके पैर देख बहन, उल्टे हैं इसके पैर बहन। वो अंकिता को समझा रही है कि बहन मुझे ऐसा लग रहा था कि वॉशरूम जा रहा है ये जो भी है इंसान, पर ये हमारे दरवाजे के पास आके कैसे रुक गया। और मैं जब ध्यान दे रही हूँ कि हम मोस्टली जब दूसरी तरफ खड़े होते हैं तो हमारे पैर के शेडोज सीधे की तरफ होते हैं, सामने होते हैं, फ्रंट में होते हैं, पर ये कुछ अलग तरीके से हैं बहन। उसने हल्का सा झुक के देखा, वो औरत उसको उसी दरवाजे के गैप से नीचे से देख रही थी। फिर अचानक से डोर बजने लगा, इनके कमरे का डोर बजने लगा। जो लॉक होता है खुलने वाला, वो लॉक हिलने लगा। डोर और इसकी कमरे की विंडो बहुत ज़ोर ज़ोर से बजने लगी, हवा तेज़ तेज़ चलने लगी। इनके रूम में अचानक से ठंडक बन गई। इनके रूम के बाहर से एक आवाज़ आई, इनका डोर नॉक होने के बाद। दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। उस वक्त अंकिता और रितिका डर चुकी थी, इनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि दरवाज़ा खोलें। फिर इनके दिमाग में आया कि सबने बोला है कि रात को बाहर नहीं निकलना है, पर ये आखिर है कौन? क्या हम इसकी हेल्प करें? क्या पता है इसको हमारी हेल्प की ज़रूरत है। अंकिता को याद आया कि नहीं रितिका, नहीं, हमें कोई बेवकूफ़ी नहीं करना है, हम पढ़ने आए हैं, हम सिर्फ पढ़ेंगे। कोई बात नहीं, शायद हो सकता है बाहर कोई शैतान बच्चा हो, कोई शैतानी कर रहा हो, कोई हम पे प्रैंक कर रहा हो, बट नहीं, हमने दरवाज़ा नहीं खोलना है। हम आराम से अंदर बैठ के पढ़ते हैं, सोते हैं और सुबह कॉलेज के लिए निकलते हैं। जैसे तैसे करके सो जाते हैं। अगले दिन कॉलेज निकलते हैं, पूरे दिन थक हार के कॉलेज से आते हैं, खाना वाना खाते हैं मेस में जाके। तो शाम हो रखी होती है, अपना बातचीत करते हैं, घर वालों से बातचीत चल रही होती है। उसके बाद पढ़ाई वढ़ाई करके सोने के लिए अपने अपने बिस्तर पे चले जाते हैं। तो उस वक्त रितिका अंकिता से बोलती है कि बहन सुन, मैंने ना आज वार्डन सर से मैंने पूछा था, सर ये रात को हमारे कॉरिडोर में और हमारा रूम कोई नॉक कर रहा था, अचानक से हंसने की आवाज़ आई और वो कोई औरत, कोई लड़की थी जो बोल रही थी हमें अंदर लो, मुझे अंदर लो, मुझे अंदर बुलाओ, दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर आना है। तो उस वक्त अंकिता, मैंने सर का फेस देखा कि सर का फेस एकदम सफ़ेद पड़ गया था, मतलब कि उनको पता तो है पर वो बात नहीं करना चाह रहे उस बारे में। अंकिता ये राज खोलना तो पड़ेगा, आखिर ये है क्या चीज़। अंकिता और रितिका के अंदर ये बातें सुन के क्यूरियोसिटी और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। ऐसे ही करके वो रात भी वो लोग गुजार देते हैं और फिर अगला दिन होता है, थक हार के रूम पे आते हैं, उसके बाद सोने की तैयारी करते हैं। तीसरी रात, जिस रात ये सोने की तैयारी कर रहे हैं, रितिका ने एक षड्यंत्र रचा। अपने दिमाग से बोला अंकिता को कि सुन, हम ना आज एक काम करते हैं, मैं ना रिकॉर्ड कर लेती हूँ अपने फ़ोन से, मैं ना अपना फ़ोन रिकॉर्डिंग पे लगा रही हूँ ऑन करके, और यहाँ पे लगा देती हूँ एंगल से, तो पता चल जाएगा। अंकिता बोलती है अरे बाबा करती रहे, मेरे को तो नींद आ रही है, मैं तो थकी पड़ी हूँ। तो ये लोग सोने लगते हैं अपने अपने बिस्तर पे। फिर से हमेशा की तरह रात को 2 बजते हैं। अचानक से फिर से वही फुटस्टेप्स की आवाज़ें आने लगती है, वही हल्की हल्की हंसी बाहर से आने लगती है। ऐसा लगता है कि कोई चल के आ रहा है, और फिर वही इंसान रुक जाता है इनके डोर के पीछे। के कमरे के दरवाजे के गैप से नीचे से देखा जा रहा था कि कोई तो था, कोई जो इनके दरवाजे की दूसरी तरफ खड़ा है। पहले रितिका ने देखा कि देख देख अंकिता, ये वही शैडो है भाई, ये कोई तो सीन है बाबा, आखिर है क्या ये। बहन हमें ये इसका राज खोलना पड़ेगा, बहन पूछना तो पड़ेगा आखिर चल क्या रहा है ये सब हमारे हॉस्टल में।
रितिका ने देखा कि वो शैडो नॉर्मल नहीं थी, बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। उसके पैर पीछे थे, उस शैडो में नजर आ रहा था। अजीब सी, वो स्मोकी सी अजीब सी लग रही थी वो। अचानक से गेट खड़खड़ होने लगा, उनके कमरे की विंडो बजने लगी, जोर जोर से हंसी आने लगी। उसी वक्त रितिका कांपने लगी, क्योंकि शायद ये सिर्फ रितिका को सुनाई दे रही थी। तो फिर अंकिता ने बोला, क्या हो गया, क्या हो गया, परेशान क्यों हो रही है, क्या हो गया? तो अंकिता को भरोसा नहीं हो रहा था कि वाकई में रितिका को परेशानी हो रही है उस चीज़ से, उस एंटिटी से शायद। तो उस वक्त रितिका ने इशारा करके दरवाजे की तरफ बोला कि वहाँ कोई है, वहाँ कोई है। तो अंकिता बोलती है, यार कोई भी नहीं है यार, तू सो जा, मुझे भी सोने दे। तब अचानक से ही फिर से इनका दरवाज़ा जब बजता है, जब नॉक होता है, तो वो चीज़ अंकिता को भी सुनाई देती है और बाहर से फिर से उस औरत की, उस लड़की की आवाज़ आती है। बस एक रात। मुझे अंदर रहने दो। अंदर आने दो मुझको लड़कियों। ए रितिका, रितिका, मुझे भी अंदर आने दे। तू तो मेरे बारे में जानने लगी है। अब ये चीज सुन के अंकिता और रितिका दंग रह जाते हैं कि ये हमें कैसे जानती है, ये आवाज, ये आखिर कौन है? अचानक से ही कॉरिडोर की लाइट्स बुझ जाती हैं, मानो जैसे सारे के सारे बल्ब और ट्यूबलाइट फ्यूज हो जाते हैं। रितिका उठती है, अपना फोन उठाती है और उसमें रिकॉर्डिंग चेक कर रही होती है। ये देखती है कि अचानक से इसकी रिकॉर्डिंग में एक अजीब सा फेस आया, जिसको ये कैप्चर भी नहीं कर पाई, मतलब कि ये समझ नहीं पाई कि आखिर वो था क्या। लेकिन वो एक फेस ही था, जो कि एक औरत का था, जो कि अजीब सी औरत, फटा हुआ मुंह, उसके पहने पहने से दांत, जिसके मुंह से खून बरस रहा था, और अजीब सी उसकी आंखें, जो कि आंखें भी नहीं थी, खोखलापन था, खोखले खोखले गड्ढे थे उसकी आंखों में। अजीब सी उसकी हंसी, अजीब सा उसका तन, अजीब सा ही था उसका शरीर, मानो जैसे कीड़े पड़ रहे हों उसके शरीर में, मानो जैसे उसका शरीर कभी सड़ चुका हो, पड़े पड़े कहीं पे, और उसके बाद उसकी आत्मा जब बनी तो ऐसे ही रूप में बनी। अचानक से ही फिर वीडियो बंद हो जाती है, वो चेहरा सामने आता है। ये अपना फोन फेंक देती है, डर के मारे पीछे हो जाती है कि ये क्या था। अंकिता देखी क्या था। फिर जब वो देखते हैं दोबारा, अंकिता को दिखाती है, तो उसमें कुछ नहीं होता है। इसको लगता है ठीक है, छोड़ो, क्या पता वहम होगा, चलो यार नींद आ रही है, लोग सो जाते हैं। अगले दिन जब ये लोग कॉलेज वगैरह में जाते हैं, वहाँ से दोपहर में आ जाते हैं, लंच वगैरह होता है, जो भी होता है, वहाँ पे ये किसी पुराने गार्ड को पकड़ते हैं, अंकिता और रितिका। जब पुराने गार्ड को पकड़ते हैं, उससे पूछते हैं कि सर बताओ ना, आखिर क्या सीन है यहाँ पर, मतलब ये आवाज़ें, ये सब कुछ क्या है ये, कि हमें मना करते हैं बाहर 2 बजे के बाद निकलने से, रात को कॉरिडोर में डेली हमारे कमरे का डोर बजाया जाता है, नॉक होता है, आवाज़ें आती हैं अजीब अजीब सी, आखिर चल क्या रहा है? वो चौकीदार बताता है कि कई सालों पहले तुम्हारे 307 रूम नंबर में एक लड़की आई थी, जिस लड़की की अचानक से मौत हो गई थी। न जाने हुआ क्या था, कि उसका पैर फिसला था या कोई षड्यंत्र किसी ने रचा था उसको ख़त्म करने के लिए, न जाने हुआ क्या था। पर वो बताया गया कि वहाँ पे बेचारी की मौत ऐसे हुई कि वो हेल्प मांग रही थी, चिल्ला रही थी, रो रही थी, पर उसकी हेल्प किसी ने नहीं करी। वो वहाँ पड़े पड़े ख़त्म हो चुकी थी 307 रूम नंबर में। तो बेटा, अगर तुम 307 रूम नंबर में रह रहे हो तो छोड़ दो ना। अगर वो औरत शायद अंदर आना चाह रही है तुम्हारे रूम में, तो उसको अंदर मत आने देना, गेट मत खोलना, क्या पता क्या हो जाए तुम बच्चों के साथ। हो सके तो तुम अपना हॉस्टल ही चेंज कर लो, दूसरे हॉस्टल में रह लो बच्चों। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी सेफ्टी तुम्हारे हाथ में है बच्चों। गार्ड ने तो ये सब बोल के उनको बोला, टॉपिक चेंज कर दिया, और फिर बोला कि बच्चों जाओ, तुम अपने अपने कमरों में जाओ। तो जब वो हेल्प मांग रही थी अपने कमरे में, तो सुबह सबको कॉरिडोर के अंदर उसकी बॉडी मिली थी, उसका मृत शरीर मिला था। किसी को कुछ नहीं पता था कि आखिर हो क्या रहा है। पोस्टमार्टम के अंदर भी कुछ क्लियर नहीं था कि इसकी मौत आखिर हुई कैसे है। उसके बाद से मिस्ट्री बन गई थी। उसके बाद से वही लड़की भटक रही है। ये कई बच्चों के साथ बहुत गलत कर चुकी है, कई बच्चों की जानें भी ले चुकी है। उनकी गर्दन घूमी हुई मिलती है, जो शरीर उनका जो धड़ होता है वो घूमा हुआ मिलता है।
इग्नोर कर रहे थे, नॉर्मली ले रहे थे इस बात को अंकिता और रितिका। तभी उसी रात अंकिता और रितिका आपस में बात करते हैं, तो रितिका खुराफाती दिमाग को लेके अंकिता से बोलती है कि आज एक काम करते हैं अंकिता, पूरा हॉस्टल फ्री कर देते हैं। आज सबके सामने ये हादसा लेके आते हैं कि आखिर इसका सॉल्यूशन निकालते हैं कि ये हो क्यों रहा है। इसका राज हम सबके सामने लाते हैं, इसका सच हम सबके सामने लेके आते हैं, बता क्या करेगी। तो अंकिता मना कर देती है कि ना बाबा ना, मेरी में इतनी हिम्मत नहीं है, मेरी बस की नहीं है। तो रितिका बोलती है कोई नहीं, तो मैं करूँगी, मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। मेरे ख्याल से रितिका के मन में था कि जब वो लड़की, वो औरत, उसकी आत्मा जब आती है और जब दरवाजे के बाहर होती है, जब वो बोल रही होती है कि मुझे अंदर आने दो, तो मुझे लग रहा है कि रितिका अपना दरवाज़ा खोल देगी। ऐसे ही रात के 2 बजते हैं, फिर से वही फुटस्टेप्स आने लगते हैं, जैसे कोई औरत, कोई लड़की आ रही हो, कुछ गुनगुनाती आ रही हो, जैसे मानो बड़ी खुश हो। आज आते आते सीधा इनके दरवाजे पे आके रुकती है और फिर ज़ोर ज़ोर से इनका दरवाज़ा नॉक करने लगती है। इनके जो दरवाजे का लॉक होता है वो दिखता है, नज़र आता है जब वो घूमता है, जब कोई बाहर से घुमा रहा हो और अंदर से घुमा रहा हो, वो एक ही तरीके से घूमता है। तो नज़र आता है कि कोई लॉक को छेड़ रहा है दरवाजे के। रितिका अंकिता को बताती है कि बहन देख, वो आ चुकी है फिर से। बहन, मैं दरवाज़ा खोल दूँ क्या जाके? अचानक से ही वो हंसती है बाहर से। मैं अंदर आ जाऊं? ए रितिका! अचानक से ही बाहर शरीर के घिसने की आवाज़, फ्लोर पे जैसे मानो शरीर घिस रहा हो, ऐसी आवाज़ें आने लगती है। और फिर से दरवाज़ा बजने लगता है ज़ोर ज़ोर से, हवा चलने लगती है ज़ोर ज़ोर से, उनके कमरे की जो खिड़कियाँ होती हैं वो बजने लगती हैं ज़ोर ज़ोर से। इनकी हलक सूख गई थी। अब ये दोनों लड़कियाँ डर चुकी थी कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। जहाँ रितिका दरवाज़ा खोलने की सोच रही थी, वहाँ रितिका और अंकिता तो अपने बिस्तर पे कोने पे छुपी हुई थी डर के मारे। उनकी हार्ट बीट तेज हो रखी थी, डर रही थी, उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी कि आखिर हम ये कहाँ फंस चुकी हैं। अचानक से ही दरवाजे के बाहर से वो औरत, वो लड़की, उसकी आत्मा, वो बोलती है, रितिका, तूने मुझे देखना था, सब कुछ साफ करना था ना, दुनिया के सामने सच लेके आना था ना। लेके आना था ना। मैं आ रही हूँ। अचानक से ही उनके कमरे का दरवाज़ा खुलने लगता है। वो लॉक अचानक से ही खुल जाता है और धीरे से उनके कमरे का दरवाज़ा खुलने लगता है। जैसे ही खुलता है, दरवाजे पे धुआं खड़ा है, बहुत बड़ा स्मोक, जिस स्मोक में से अचानक से एक लेडीज़, एक फीमेल, कोई लड़की बन चुकी है उस स्मोक में, और फिर वो उस स्मोक में से निकल के बाहर आ रही है। जब वो बाहर आई तो हंसी की आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे पानी, काफ़ी सारा पानी इनके फ्लोर पे आ चुका हो। अंकिता और रितिका एकदम जम चुके थे, डर के मारे अपने बिस्तर पे कोने पे छुप चुके थे। अपने अपने भगवान का नाम लेना चाह रहे थे पर वो भी नहीं ले पा रहे थे। इन लड़कियों ने नोटिस किया कि वो जो पानी आ रहा था वो पानी नहीं था, वो तो धुआं था, ठंडा ठंडा धुआं। इनके कमरे का जो टेम्परेचर था एकदम बर्फ़ जमा देने वाला टेम्परेचर हो चुका था। जैसे ही उस लड़की का आकार अंकिता और रितिका ने देखा तो अंकिता तो चिल्ला के बेहोश हो चुकी थी। रितिका भी चिल्ला रही थी, बट वो रितिका को बहुत इजीली दिख रही थी और रितिका को बोल रही थी, तूने मुझे देखना था ना। मैं तो यही तो चाहती थी कि कोई मुझे देखे, मुझे सुने। क्यों रितिका? रितिका? वो औरत रितिका की तरफ देख रही थी, उसकी आंखों में आंखें डाल के, और न जाने रितिका को भी क्या हो चुका था। वो वश हो चुकी थी कि क्या हो चुका था, हिप्नोटाइज हो चुकी थी। वो भी उसकी आंखों में आंखें डाल के देख रही थी, जबकि उसकी आंखें तो थी ही नहीं। रितिका देख पा रही थी कि उसका फेस पूरा जला हुआ था,
ऐसा लग रहा था कि काई जम रही है उसके फेस पे, उसके शरीर पे पूरा काई जम रही है, जैसे कई सालों से। ऐसा लग रहा था कि अगर गलती से वो उसके शरीर पे हाथ लगा दे तो उसके शरीर का स्किन छिल जाएगा, पूरा नीचे ढह जाएगा, बह जाएगा। कीड़े से पड़ रहे थे, अजीब सा मुंह फट रखा था, मुंह से खून निकल रहा था, और दांत बड़े बड़े, नाखून बड़े बड़े, बाल बड़े बड़े, अजीब सी आंखें जिनमें आंखें तो थी ही नहीं, सिर्फ गड्ढा ही गड्ढा था। अजीब सी सांसें वो ले रही थी। पर हाँ, एक चीज का ट्विस्ट तो ऐसा था कि वो अंदर तो आई, पर अंदर आके उन लड़कियों पे उसने वार नहीं किया, हमला नहीं किया, जबकि ये पहली बार हो रहा था। कभी भी किसी भी बच्चे ने उस औरत का, उस एंटिटी का, उस लड़की की रूह का जवाब नहीं दिया था। शायद इसी वजह से जब उनका हादसा हुआ, एनकाउंटर हुआ उस औरत से, तो उस औरत ने, उस आत्मा ने उनकी गर्दन घुमा दी या फिर उनका शरीर घुमा दिया। शायद हो सकता है कि रितिका ने इसका आंसर किया था। शायद हो सकता है कि इसी वजह से अभी तक रितिका और अंकिता के साथ कुछ गलत नहीं हुआ था। अभी तक सिर्फ एनकाउंटर ही हुआ था। क्या होता है कि वो औरत, वो एंटिटी जब इनके कमरे में अंदर तक आ चुकी होती है तो वहाँ एक आधा, थोड़ा बड़ा एक शीशा, एक मिरर लगा होता है। ऑफ कोर्स लड़कियों के रूम में मिरर तो होगा ही, थोड़ा बड़ा होगा। वो उस मिरर के सामने जाके रुक जाती है। अब रितिका देख रही है कि ये अचानक से कहाँ गायब हो गई। अंकिता अभी तक बेहोश ही पड़ी है। जब रितिका देखती है मिरर के अंदर, तो मिरर में दिखता है कि रितिका और अंकिता के पीछे वही औरत खड़ी है और हंस रही है। उसका रिफ्लेक्शन ही नहीं दिख रहा था, ना ही लाइट में, ना ही मिरर में। बस मिरर में ऐसा लग रहा था कि खड़ा है कोई पीछे और हंस रहा है हम पे। और फिर अचानक से ही कुछ नहीं दिखता है, उस एंटिटी का भी कोई वजूद नहीं नजर आ रहा होता है। वहाँ का एटमॉस्फेयर पूरा डरावना हो गया था। अचानक से ही वो जो मिरर होता है वो क्रैक पड़ के टूट जाता है। अंकिता भी अचानक से डर के उठती है, और वो दोनों लड़कियां, रितिका, अंकिता और तीसरी लड़की, ये तीनों लड़कियां डर के मारे सहम जाती हैं। इनको ऐसा लगता है कि मानो जैसे किसी ने इनको पकड़ा पीछे से, जैसे मानो किसी ने इनके बाल खींचे, जैसे ऐसा लगा कि इनके साथ कोई था पीछे जो इनको जता रहा था कि हाँ, इनके पीछे कुछ है, इनके पीछे कोई खड़ा है जो इनको छेड़ रहा है। वो शीशे को टूटने के बाद अचानक से लाइट वापस आ जाती है। ऐसा लगता है कि मानो कोई इंतजार कर रहा था शीशे के टूटने का, वो औरत के इस कमरे में आने का। न जाने क्या था, अचानक से सब कुछ शांत पड़ जाता है। फिर इन लोगों को भी नींद आ जाती है। डर के, जैसे भी सहम के, ये लोग अपने अपने बिस्तर पे एक दूसरे को हक करके, भगवानों के नाम लेके, हनुमान चालीसा चला के, न जाने कैसे ये लोग सो जाते हैं। अगली मॉर्निंग में ये लोग कॉलेज नहीं जाते हैं। अंकिता, रितिका और वो लड़की, तीनों लड़कियां एक दूसरे से बात कर रही थी कि क्या ये हमारा हेल्यूसिनेशन था। और लेकिन वो सब कुछ याद था कि भाई ऐसा हम डेली डेली नहीं झेल सकते हैं। तो ये लोग अपनी अपनी पैकिंग कर रहे थे कि भैया हम तो कहीं और रह लेंगे, इस हॉस्टल में नहीं रहना है हमने। अंकिता ने देखा कि रितिका, सुन इधर आ। रितिका को खींचा अंकिता ने, और फिर रितिका के पीछे उसकी रूममेट खड़ी थी। वो अचानक से फ्रीज हो गई, एकदम से जम गई, उसकी आंखें एकदम फट गई और एक तरफ वो देखने लगी जिस तरफ वो मिरर लगा हुआ था। उन लोगों ने देखा कि मिरर के ऊपर कुछ लिखा हुआ है रेड कलर से, लेकिन ये रेड कलर, अंकिता तूने ये लिपस्टिक हमारी लिपस्टिक पर नहीं, ये किसी की लिपस्टिक नहीं थी। उस मिरर पे लिखा था 307 अब मेरा है, 307 तुम्हारा नहीं, क्योंकि अब मैं 307 में आ चुकी हूँ। अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। इन लड़कियों ने नोटिस किया कि ये बिल्कुल एकदम फ्रेश हैंडप्रिंट्स हैं। कांपती हुई वहां से भागती हुई, चिल्लाती हुई भाग आती हैं। भागती भागती सीधा हॉस्टल के बाहर आती हैं। हॉस्टल के बाहर आके उस दिन तो सीधा सीधा ये लोग, ये लड़कियां 2 हफ्तों के लिए अपने अपने घर चली जाती हैं, और करीब 2 हफ्तों के बाद वापस से ज्वाइन करती हैं अपना अपना काम, अपना अपने पढ़ाई को, अपने कॉलेजेस को। उसके बाद इनकी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल रही है। आप सभी को थैंक यू सो मच। आप अगर यहाँ तक आए, इस वीडियो को पूरा देखा, इस हादसे को पूरा देखा, प्लीज़ अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टे ट्यून रहें, बहुत जल्द बहुत सारे हादसे आने वाले हैं जो कि वाकई में 100% रियल हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स के अतीत से जुड़े हैं। तब तक के लिए
खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने परिवार के साथ हंसते खेलते रहें। जय श्री राम, जय श्री श्याम, हर हर महादेव।